देखो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट नर्सिंग वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, पैरामेडिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। पैरामेडिकल में ओटी वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक चीज़ है। कई जगह पे, हर जगह पे मतलब एक चीज़ होती है, उसको अपन बोलते हैं एसओपी, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब भी आपका कोई केस जो है ओटी का शेड्यूल होता है तो आपको 4-5 चीज़ें जो है वो कॉमनली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में वो 5 एलिमेंट्स जो हैं, 5 पार्ट्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है ब्रीफिंग। अब ब्रीफिंग क्या होता है वो अभी अपन आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद होता है साइन इन, ये आपने ज़रूर सुना होगा, साइन इन सुना होगा, टाइम आउट सुना होगा और साइन आउट सुना होगा, और उसके बाद जो है वो है डी ब्रीफिंग। अब ये सब चीज़ें जब अपन देखेंगे, है ना, उसके बाद अपन इन्हीं के बीच में जो एक चीज़ आती है वो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है कौन सी, किस संस्था ने उसको डिस्कवर किया या किसने डिज़ाइन किया, इन्वेंट किया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो WHO का उसमें रोल है। WHO ने इसको इन्वेंट किया। MCQs आते हैं कई बार कि ये CDC ने करा, किया जॉइंट कमीशन ने किया, कि मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ने या फिर WHO ने, तो आपको वहाँ पे WHO मार्क करना है कि सभी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है जो किसने डिज़ाइन करी है, वो डिज़ाइन करी है WHO ने, ठीक है। दूसरी बात कब करी है, 2008 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पूछना। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन कवर करने जा रहे हैं। डिज़ाइन टू इम्प्रूव, क्या काम, क्यों क्यों बनाई है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। देखो, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इसलिए बनाई गई है क्योंकि सर्जरीज में क्या होता है कि अपन इंसिजन देते हैं, है ना, और पेशेंट की जो है बॉडी पार्ट्स आउटर एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो उसमें जो है उनको इन्फेक्शन का बहुत रिस्क रहता है। और जितना मेजर सरफेस जो है बाहर के कांटेक्ट में आएगा, जितनी बॉडी एक्सपोज होगी, अंदर की बॉडी, अपनी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है रिस्क बढ़ेगी इन्फेक्शन की। और वो इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा हो जाए, है ना, फैल जाए, जैसे कि निमोनिया हो जाए, तो इस तरह की UTI और ये सब फैल फाल के काफ़ी ख़राब ये क्या करते हैं कि मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अपन इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए WHO ने ये डिज़ाइन करिए कि अगर आप इस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को हर ऑपरेटिंग प्रोसीजर में फॉलो करें और इसमें जो चेकलिस्ट में जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उनको मार्क करते जाएं, है ना, तो इससे जो है आप इन्फेक्शन के चांस कम कर सकते हैं। एक तो आप इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, इन्फेक्शन के चांस को। और दूसरी चीज़, आप जो है बेटर पेशेंट आउटकम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। पेशेंट आउटकम, ये राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आ रहा है इसमें, आप बस समझने के लिए सफिशेंट है। तो सर, अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में, क्या है, 19 आइटम्स अपने आते हैं। मैं आपको अभी जब दिखाऊंगा चेकलिस्ट कैसी होती है वो उसमें आते हैं, है ना। तो हैज़ गॉन ऑन टू शो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन, देखो ये यहाँ भी लिखा है, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। अब ब्रीफिंग टू बी कैरिड आउट प्रायर टू स्टार्ट ऑफ ऑल द थिएटर लिस्ट एंड टू इंक्लूड द होल टीम, है ना। अब इसमें क्या है कि अभी ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग और ये सब अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि ब्रीफिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद ऑल द टीम मेंबर्स, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं, तो उनमें ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले, इवन कई बार तो एनेस्थीसिया देने से पहले, पूरी टीम जो भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जितने भी पर्सनल उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी स्टाफ उसमें आएंगे, वो सारे मिलके पहले ब्रीफिंग करेंगे, मतलब कि सर्जरी को डिस्कस करेंगे कि अपन को इतना टाइम लग सकता है, इस तरह की सर्जरी है, ये अपन अप्रोच रखेंगे, ये इस तरह की जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब अपन इसमें ब्रीफिंग में आपके आ जाते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल पॉइंट्स में जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि सारी टीम ब्रीफिंग में इंक्लूड होती है। दूसरी चीज़, इसके लिए आइडियल प्लेस कौन सा होता है, एनेस्थीसिया रूम इज़ अ आइडियल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्वाइट रूम होता है, शांत होता है, और मतलब कमरे में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, और डोर क्लोज्ड होने चाहिए, ठीक है। ऑल मेंबर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। अब कई बार क्या होता है कि ओटी में कई नए अब जैसे लोग सेलेक्ट होके जाते हैं, हाँ, जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, इसलिए, और बाकी मेंबर्स उनको जानते नहीं हैं, तो ब्रीफिंग में ही वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि जो भी टीम में है
उस ओटी, उस पर्टिकुलर केस को जो हैंडल करने जा रही है, जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस टीम में जो है वो सब एक दूसरे को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरी चीज़ है ना, और सब अपने अपने क्या रोल है वो बताएंगे, है ना। बस ये मेन चीज़ें हैं, सारे होने चाहिए। और क्या नाम से डोर क्लोज, जैसे कि आइडियल रूम जो है वो एनेस्थीसिया रूम है, वैसे ये चीज़ें आती नहीं है, पर आए तो एक तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई एनेस्थेटिक रूम जो है वो बेस्ट है ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है आपकी साइन इन। साइन इन सबसे मेन चीज़। अब साइन इन को आदमी क्या समझ लेता है कि जब ओटी थिएटर में जब पेशेंट जाता है तो तब से साइन इन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा है या नहीं है वो अपन इसमें देखने जा रहे हैं कि ये क्या क्या इसमें कवर किया हुआ है। कि साइन इन का क्या पर्पज है कि द पर्पज ऑफ साइन इन इज टू एंश्योर द सेफ, कि भाई अब जो है ये सेफ सही टाइम है ना, एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए। उस टाइम पे एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से जस्ट पहले जो होता है वो पेशेंट का साइन इन होता है। दिस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एनेस्थेटिक्स और ओडीपी। ओडीपी का मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर्स, है ना, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, है ना, और प्रैक्टिशनर्स। ऑल क्वेश्चंस। अब साइन इन में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अब यहीं से आपके सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है चालू हो जाती है। तो यहाँ से चालू हो जाती है, तो क्या आप बोलो तो मैं आपको जंप करके सीधे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में दिखा दूँ? चलो दिखा देता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी में क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब ये आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट चालू हुई थी। सपोज करो कि यहाँ से ब्रीफिंग है ना, और ये यहाँ पे आपका डी ब्रीफिंग मान लो। उसके बीच में ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ये सबसे पहली चीज़ है वो क्या है आपका बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। यहाँ से अपन देख रहे हैं। अब ये लिस्ट में जो भी आइटम है, ये आपको वहाँ पे जो भी पर्सनल है सबको जोर जोर से पढ़ के चेक करवाना है, इन पर टिक करवाने हैं। अब ये है चेक लिस्ट, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट ऐसी होती है। इसमें 19 आइटम्स होते हैं। मैं आप 1 2 3 4 7 इसमें है, 7 इसमें है और 5 इसमें है। ये 19 आइटम आपके टोटल हो गए हैं इसमें। तो जो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया साइन इन के टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इनको लाउडली बोलना है और रिस्पॉन्स लेना है, और इनमें सब में आपको टिक करना है कि भाई पेशेंट की आइडेंटिटी आपने कंफर्म कर ली क्या, तो आप चेक लगा देंगे। साइट कौन सी है आपने देख ली, लिस्ट में एनलिस्टेड होती है, वो प्रोसीजर की एक लिस्ट होती है वहाँ पे, है ना। कौन सा प्रोसीजर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, कंसेंट आपने लिया या नहीं लिया, है ना। वैसे ले लिया होता है, बस इसमें टिक मार्क करना होता है, ताकि आप जो है कोई भी ऐसा रिस्क ना लें। दूसरी चीज़ है साइट मार्किंग। अब साइट मार्किंग के बारे में अपन वापस से कहीं जंप करने वाले हैं अपने लेक्चर में। साइट मार्किंग देखो, कुछ सर्जरीज में जो साइट मार्किंग एप्लीकेबल नहीं होती है, कुछ में एप्लीकेबल होती है। अब साइट मार्किंग अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखती है। देखो ये साइट मार्किंग है। कुछ प्रोसीजर्स है जिनमें साइट मार्किंग जरूरी नहीं होती है। वो प्रोसीजर देखो कुछ इस प्रकार के होते हैं। नॉन साइट स्पेसिफिक सर्जरी, जिनमें साइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, जिनमें आप टोकर डाल के और बाहर से आप ओपन सर्जरीज कर ही नहीं रहे हो, तो फिर साइट मार्क करके क्या करोगे, है ना। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें आप बॉडी के अंदर जा रहे हो, है ना, आप मतलब एंडोस्कोपी की मदद से, है ना, जैसे कि कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, बॉडी के अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर मेनली जो आते हैं उनमें, है ना, किसी कैमरे और इनकी मदद से आप लोग सर्जरी जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनमें क्या है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है साइट मार्किंग की, पर कुछ जगह पे साइट मार्किंग की आवश्यकता होती है। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होती है। तो ये आपके इन भाई साहब ने देखो सर्जिकल साइट मार्किंग कर रखी है। अब इस साइट मार्किंग में आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये क्या है, पेल्विक ट्यूबरकल। तो इस तरीके से इन्होंने साइट मार्किंग कर रखी है। ये ग्राफ्टिंग के लिए कर रखी है कि डोनर का ग्राफ्ट आपको कहाँ से लेना है, कौन सा फ्लैप अपन उसको बोलते हैं, जो टुकड़ा लिया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लैप बोलते हैं, है ना। ग्राफ्टिंग प्रोसीजर होती है। ग्राफ्टिंग के भी काफ़ी टाइप होते हैं, एलो ग्राफ्टिंग, जेनोग्राफ्टिंग, और है ना इस तरह के होते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे कभी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँगा। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है राइट और लेफ़्ट
ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइड मार्किंग में। आपको 100% ये श्योरिटी से लिखना पड़ता है कि आप किस साइड से, देखो इन्होंने भी लिख रखा है ये लेफ़्ट, कि लेफ़्ट की इनकी डायसेक्टोमी होनी है, कहाँ से कहाँ तक होनी है, L5 से S1 तक, है ना। अब साइड मार्किंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अपन बहुत लेंदी नहीं करेंगे लेक्चर को, क्योंकि ये फुल लेक्चर नहीं है, फुल लेक्चर है पर मैं आई डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग फॉर यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइड मार्किंग में, वो इस टेबल में दी हुई है, आप रोक के पढ़ लेना अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो, है ना। दूसरी चीज़ अपन कहा था यहाँ पे है, तो ये साइन इन में अपन ने देखा कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। साइन इन में देखा जाता है कि पेशेंट की आइडेंटिटी देखी जाती है, साइट देखी जाती है, प्रोसीजर देखा जाता है ना, और कंसेंट देखा जाता है। इन सब पे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि पेशेंट को कोई नॉन एलर्जी तो नहीं है ना, और अगर एयरवे ब्लॉक होने की रिस्क है, एस्पिरेशन की रिस्क है, तो वो देखी जाती है ना, वो देखी जाती है इसमें ये। और एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस देखा जाता है कि कितना ब्लड लॉस मैक्सिमम जो है हो सकता है, देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, तो वो आपको साइड में इसमें अगेन मार्क करके चलना है। ये यहाँ पे आपको दे रखा है ब्लड लॉस के लिए, है ना, है ना। अब दूसरी जो चीज़ अपन क्या देखने जा रहे हैं वो आपको भी पता है, ये बिफोर स्किन इंसिजन। तो देखो अब इसमें मैं आपको तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। वो ये है कि ये यहाँ पे आओ, देखो साइन इन का मतलब ये हो गया कि एनेस्थीसिया देने से पहले साइन इन, टाइम आउट। अब इन एक ही बार आएगा, आउट आएगा उसके बाद, है ना, टाइम आउट और साइन आउट। टाइम आउट का मतलब कई बार लोग मिसकंसिडर कर लेते हैं इसको कि ये एक ऐसी चीज़ है कि टाइम आउट का मतलब कि सर्जरी ख़त्म हो गई, तो टाइम आउट, ऐसा सोच लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम आउट का मतलब है कि जस्ट बिफोर, आप जब भी इंसिजन देने जा रहे हैं, इंसिजन से जस्ट पहले आप एक बार रुकते हैं, पोज करते हैं, है ना। पोज फॉर कोज अपन उसको एक टर्म बोलती, बड़ी अच्छी टर्म है ये, पोज फॉर कोज अपन बोलते हैं। तो पोज फॉर कोज अपन करते हैं इंसिजन से पहले, उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम आउट। तो जो पहली जो चीज़ हो गई वो आपकी क्या हो गई, साइन इन। दूसरी चीज़ हो गई टाइम आउट, और तीसरी टाइम आउट मतलब इंसिजन से जस्ट पहले, साइन आउट मतलब एनेस्थीसिया से, साइन इन मतलब एनेस्थीसिया से पहले, और साइन आउट का मतलब जस्ट बिफोर, जब आप पैकिंग करने वाले हो, आपने इंसिजन दे दिया, उसके बाद स्टिचेस वगैरह लगाने वाले हो, अब जब भी आप पैक कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, तब आप जो करते हैं वो क्या है, साइन आउट, कि भाई कोई गोज पीस काउंट वगैरह ये सब, है ना, ये सब इसमें आएगा साइन आउट में। देखो राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, है ना, और अभी अपने पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो ये आपका साइन आउट हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ अपन देखने जा रहे हैं, अब मैं टाइम आउट आपको मेनली मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं आपको चेकलिस्ट में दिखा देता हूँ कि चेकलिस्ट में आपको कैसे दिखेगा, है ना। अब ये कन्फर्म ऑल द टीम मेंबर्स, इसमें आ रखा है ये, कन्फर्म ऑल द टीम मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, टाइम आउट के टाइम पे, कि कंफर्म कर लो, यहाँ पे बताना नहीं है, यही ब्रीफिंग में ही हो गया ये काम, आपने इंट्रोड्यूस ब्रीफिंग में कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ आप कंफर्म कर लो, ठीक है। सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म पेशेंट की साइड प्रोसीजर और क्या है, कौन पेशेंट है ना। एंटिसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स, कि भाई कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं। आप एंटिसिपेटेड का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आप अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि भाई ये दिक्कत आ सकती है, ऐसे इवेंट्स का आपको देखना है। एनेस्थीसिया टीम रिव्यू, एनेस्थीसिया देख लेवें कि हाँ आपने इंड्यूस कर दिया है और इट्स प्रॉपर फंक्शनल, उसके बाद आपको ईटी ट्यूब कनेक्ट करनी है या फिर जैसे भी है, वो एनेस्थीसिया की पूरी 4-5 स्टेज होती है, वो स्टेज के हिसाब से एनेस्थीसिया से एक बार रिव्यू करवा लें। उसके बाद नर्स टीम रिव्यू कर ले कि कोई स्टेरिलिटी मेंटेन तो है, स्टेरिलिटी का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है, स्टरलाइजेशन, हाँ मतलब ऑपरेटिंग फील्ड में कोई भी अनस्टराइल आइटम एक्सपोज तो नहीं हुआ, या सारे आइटम सर्जिकल जो हैं वो स्टराइल है, ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी बात, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कितने 1 घंटे पहले देते हैं अपन, है ना, वो आपने दी या नहीं दी, अगर एप्लीकेबल है तो आपको देनी है, नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको मार्क करना है, मतलब नॉट एप्लीकेबल का मतलब कि ज़रूरत नहीं है उसकी, और ज़रूरत है तो फिर आपने दी या नहीं दी वो यहाँ पे। इज़ असेंशियल इमेजिंग
डिस्प्लेड अगर किसी को आपको अगर ऐसा प्रोसीजर करे जिसमें इमेजिंग चाहिए आपको उसकी, है ना, इमेजिंग सामने चलनी चाहिए, मॉनिटर होता है एक, आपने देखा होगा टेबल के पास में स्कोपिक में, है ना, तो वो अगर चाहिए तो उसमें वो अवेलेबल है या नहीं है, या फिर नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल। तीसरी चीज़ जो है वो है साइन आउट। साइन आउट अपन उसमें देखेंगे, पहले अपन यहाँ से ये देख लेते हैं। अब ये सब चीज़ें आपकी हो गई है। एक बार के लिए मैं आपको हल्का सा इरेज कर देता हूँ स्ट्रोक इरेजर से, है ना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ अपन देखने जा रहे हैं वो है टाइम आउट। टाइम आउट मैंने बता दिया था, इंसिजन से जस्ट पहले की बात है ये, है ना। अब इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब टाइम आउट में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से तुम लोग पढ़ लेना, ये काफ़ी लेंदी है ना। बाकी इनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दिया आपको। दिस इज़ थ्योरी फॉर यू गाइस। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ड्रैपिंग है। ड्रैपिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रैपिंग क्या होती है। ड्रैप्स जो मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग फील्ड एक्सपोज हो उसके लिए अपन उसको सिर्फ वो एक्सपोज करके, जैसे कि ये आप किसी का एब्डोमेन है, यहाँ पे ये आपकी ऑपरेटिंग फील्ड है ना। इसके आसपास एक हरा कपड़ा होता है, वो लगाते हैं और सिर्फ यही स्किन जो है ओपन होती है। तो ये जो कपड़ा लगाया जाता है इनको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल ड्रैप्स, ठीक है, ये होती है। अब ये सर्जिकल ड्रैप को फिक्स करने के लिए कई बार क्या काम में लिए जाते हैं, टॉवेल क्लिप, है ना। टॉवेल क्लिप का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मायोस एक शॉर्ट्स है, उस शॉर्ट्स में डाला हुआ है मायोस करके। तो ये है। दूसरी चीज़, साइन आउट देखने जा रहे हैं, मतलब कि अब सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी सारी टीम मेंबर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइन आउट के टाइम पे आपको WHO की चेकलिस्ट में देख के वापस से टैली करनी है। तो वापस से आप चेकलिस्ट में जाएंगे और आप उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। नर्स वर्बली कन्फर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्स वर्बली कन्फर्म द नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, कि भाई जो भी प्रोसीजर था वो आपने उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया है। दैट इंस्ट्रूमेंट स्पंज निडल काउंट, ये सब करेक्ट है कि नहीं है, ये सब इसमें देखा जाता है साइन आउट में, है ना। ये सारी चीज़ें इनमें भी वापस आपको टिक कर देना है, ओके। अब उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बता देता हूँ। साइड मार्किंग आपने देखी ली, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके बाद एक था डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब लास्ट में सब कुछ हो गया है, बस आपको ये देखना है कि ऐसे कोई पॉइंट्स जहाँ पर आपको इम्प्रूव करना था, या फिर क्योंकि ओटी के टाइम तो आप एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, ऑपरेशन चल रहा होता है ना। कोई गड़बड़ कर देता है और कहीं पे इम्प्रूव करना होता है, तो वो आप केस ख़त्म होने के बाद में, साइन आउट होने के बाद में आप जब डीब्रीफिंग करते हैं उस टाइम पे आप ये चीज़ जो है कि हाउ टू इम्प्रूव वो डिस्कस कर सकते हैं। कि प्राइमरी पर्पज ऑफ चेकलिस्ट क्या होता है, टू एंश्योर दैट ऑल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर अकाउंटेड टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सर्जिकल एरर्स। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सर्जिकल एरर्स को कम करती है। दूसरी बात, कौन सी संस्था ने ये डेवलप किया, विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाई है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि एट विच पॉइंट इन सर्जिकल प्रोसेस इज सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट टाइपिकली परफॉर्म, कि कब परफॉर्म की जाती है। बिफोर द पेशेंट एंटर नहीं, पेशेंट का एंटर होने से पहले कैसे किया जा सकता है, इमीडिएटली बिफोर द एनेस्थीसिया। ये आपका जो है सही होने जा रहा है, क्योंकि जस्ट आपने जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी साइन इन के टाइम, साइन इन मतलब बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, तो ये आपका तब का हो गया। और लास्ट जो है आपका एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड आइटम इंक्लूड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। वेरिफिकेशन ऑफ सर्जन क्रेडेंशियल, ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम नहीं है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, आप देख लेना एक बार, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ द पेशेंट आइडेंटिटी एंड सर्जिकल मार्किंग, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। कंफर्मेशन ऑफ द कंसेंट फॉर द प्रोसीजर, ये होता है। सर चेक फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, जो भी ये भी इसमें होता है, जो भी एसेंशियल है। आपने साइन इन में देखा होगा, साइन इन में सबसे तीसरे चौथे नंबर पे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे ये है ना। दूसरी जो चीज़ है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे अपन इसको देखने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन द ऑपरेटिंग रूम, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिक्वायर पर्सनल। ये भी ऐसे थोड़ी है, अभी तो जितने काम आएंगे वो तो आएंगे ही सही लोग, उससे नंबर ऑफ पर्सनल का कोई लेना देना नहीं है। एलिमिनेट द नीड्स फॉर द, अब नीड्स तो जो रहेंगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो तो होती हैं,
तो ये भी आपका गलत हो गया। एनहेंस द कम्युनिकेशन, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द पेपर वर्क। अब पेपर वर्क जितना होना है वो तो होएगा, है ना, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी है वो तो होंगी, तो चेकलिस्ट से उसका इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। पर जो है इसके क्या होता है कि अब जब आप पूरी टीम इन्वॉल्व होकर जब आप चेकलिस्ट में बॉक्स में आप मार्किंग करते हैं तो उससे आपके बीच का जो है कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। तो दिस इज़ योर बेस्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, लेक्चर इज़ ओवर टुडे एंड गुड लक। सब्सक्राइब कर देना चाहिए।